नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम पहुंचे और श्रवण एवं वाणी निशक्तजन कल्याण केंद्र का अवलोकन उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में एक बहुउद्देशीय हॉल और दूसरा स्कूल विंग का उद्घाटन किया और नींव आधार भवन का शिलान्यास भी किया। बहुउद्देशीय हॉल का नाम केंद्र के संस्थापक डॉक्टर BN चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि कल्याण केंद्र का अवलोकन करने के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा के अलावा सांकेतिक भाषा सिखाने और सीखने पर बल दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट गुरुग्राम में। आज हमारे यहाँ माननीय राज्यपाल हरियाणा महोदय आए थे, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, और आज उनकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन थी। इसके साथ ही हमने यहाँ पे 3 शिलान्यास करवाए हैं, जिनमें से एक हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमारे यहाँ एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है 3 साल से, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। तो उसका नींव आधार भवन का हमने उद्घाटन शिलान्यास करवाया है। इसके साथ ही जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं ये सभागार है और इसका नामकरण जो है हमारे जो संस्थापक रहे हैं श्री BN चक्रवर्ती जी, सेकंड गवर्नर ऑफ हरियाणा, उनके नाम पे किया गया है। इसके साथ ही हमने ऊपर एक स्कूल विंग बनाई है जो MCG के द्वारा बनाई गई है, और ये मल्टीपर्पज़ हॉल भी जिला प्रशासन और MCG ने बनाया है। तो ये उनका आभार आज व्यक्त हमने किया और इन दोनों ही चीज़ों का उद्घाटन भी हुआ है। पंचकुला में अटल भूजल योजना पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के साथ सिंचाई जल संसाधन विभाग की तरफ से इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। अटल भूजल योजना से संबंधित विभागों और जिला कार्यान्वयन भागीदारों के संवेदीकरण करने के लिए इसे किया गया था। अटल भूजल योजना का लक्ष्य राज्य में आगामी 5 सालों के दौरान भूजल की कमी को 50% तक दूर करना है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरणा देने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लक्ष्य हासिल करने के लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर भी दिया गया। अटल भूजल योजना वर्ल्ड बैंक से यहाँ लागू हो रही है। ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स में है और 2000 से भी ज़्यादा गांवों पे ये लागू होगी। ये वाटर का सर्वे करेंगे और गांव में अवेयरनेस और बिहेवियरल चेंज लाएंगे। आज की इस मीटिंग का पर्पस ये था जो HWRA और इरिगेशन ने मिलके की कि सभी डिपार्टमेंट्स की कन्वर्जेंस हो, क्योंकि जैसे CM साहब कहते हैं कि वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और वो इशू तभी सॉल्व होगा जब सभी डिपार्टमेंट्स मिलके करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों का आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है और ये कुछ किसान संगठनों का आंदोलन है जो सिर्फ सरकार का विरोध करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के लिए किसानों का हित ही सर्वोपरि है और अगर किसानों को कृषि बिलों में कुछ गलत लगता है तो सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि देश कानून के हिसाब से चलेगा। कैथल में इनेलो का कार्यकर्ता मिलन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान OP चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती के उपलक्ष्य में जींद में होने वाली रैली के लिए निमंत्रण देने आया हूं। इसके अलावा OP चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि उन्हें एक खुशी है और बॉर्डर पर 36 बिरादरी के लोग एक साथ बैठे हैं। इसके अलावा इनेलो सुप्रीमो ने ऐलनाबाद के उपचुनाव को लेकर भी बयान दिया। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों के पास गया जो लगातार 9 महीनों से किसानों की उन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए। नफे सिंह जी ने विस्तार से सारी बात की, मैं उसको नहीं दोहराना चाहूँगा।
मुझे वहां जाकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि चाहे ये किसान आंदोलन है, लेकिन उस आंदोलन में 36 जात के लोग जुड़े हुए थे। ऐलनाबाद का उपचुनाव इस बात को प्रमाणित करेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। इसलिए उस चुनाव को टालने के लिए सरकार कोशिश करती रहती। 306 बच्चों को नौकरी दी थी, उनकी तरक्की हो गई, उनको रोजगार मिल गया। मेरा और आपका रिश्ता तोड़ने का जो नाकाम प्रयास किया गया था वो विफल हो गया। मैं आज आपके बीच में हूं। करनाल पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सदन में सिर्फ बिल पास किए जाते हैं और सरकार चर्चा को तैयार ही नहीं होती। किसान और किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। बस्ताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला है, जिसके चलते वो आसानी से प्रदेश सरकार को घेर रही है। आज दीपेंद्र हुड्डा गांव रायपुर जाटान में पहुंचे थे और मृतक किसान सुशील काजल के परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर लाठीचार्ज की मंशा सरकार की रही है ताकि किसानों को उकसाया जा सके। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा पंजाब में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के सवाल को लगातार टालते रहे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चरखी दादरी में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि दादरी जिले से एक बड़ा जत्था महापंचायत में जाएगा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत के सिलसिले में चरखी दादरी में भी खाप पंचायतों की एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक बड़ा जत्था इस महापंचायत में शिरकत करने के लिए चरखी दादरी से खाप प्रधानों के नेतृत्व में जाएगा। खाप पंचायतियों का सीधे तौर पर कहना था कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरह से लगातार न केवल धरना जारी है, चाहे दिल्ली स्थित बॉर्डरों की बात करें या फिर हरियाणा में तमाम बॉर्डर्स की बात करें, न केवल इस मुद्दे को लेकर बल्कि दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर किसान हितों की बात करने के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी तादाद में देश भर के किसान संगठन भाग लेंगे। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि खापों की भागीदारी के बाद किस तरह से इस किसान महापंचायत को बल मिलता है, किस तरह से इस महापंचायत में फैसले लिए जाते हैं, तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि महापंचायत को लेकर खाप पंचायतियों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट स्मित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। एक तरफ तो किसान आंदोलन पर सियासत लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योगपतियों को बॉर्डर पर रास्ता बंद होने से भारी नुकसान हो रहा है। बहादुरगढ़ के व्यवसायियों का कहना है कि रास्ते बंद होने से उन्हें करीब 23,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब रास्ता खुलवाने से व्यवसायियों ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। और इतना ही नहीं, अगले सप्ताह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL दायर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हमारा जो PIL है लगभग तैयार है। अगले 3 से 4 वर्किंग डेज में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी डल जाए। हमने इसमें अपने सीनियर एडवोकेट्स की सहायता ली है। कारण क्या है कि जो ये बॉर्डर जो दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है, इससे हमारी फैक्ट्रियों को हज़ारों करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। आम जितनी जनता है हमारी, वो तो परेशान है ही। शहर की लगभग 7.5-8 लाख वर्कर हमारे यहाँ बहादुरगढ़ में काम करते हैं, जिनमें से काफ़ी पलायन कर गए हैं। हमारी जो 3 शिफ्ट में फैक्ट्रियाँ चलती थी, बड़ी मुश्किल से 1 शिफ्ट की चला पा रहे हैं। ना हमारे रॉ मटेरियल आ पा रहे हैं, ना फिनिश गुड्स जा पा रहे हैं। सबसे मुख्य परेशानी अब सर्दियों का सीज़न होता है। यहाँ फुटवेयर का इंडिया का 60% फुटवेयर यहाँ बहादुरगढ़ में बनता है। जो हमारे ग्राहक आते हैं हर पूरे साल की परचेजिंग करने के लिए, डर के मारे वो भी नहीं आ पा रहे हैं। अभी तक लगभग हमारा 22-23 हज़ार करोड़ रुपए के करीब का नुकसान हो चुका है, जो कि अभी तक जारी है। तो हमने इस बारे में अपना मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी है, बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात करी है, लेकिन इसमें हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम किसानों के विरोधी नहीं है, वो उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारा भी मौलिक अधिकार है कि जो है हमें रास्ते मिलें और हमारा व्यापार जो है प्रभावित ना हो। तो वही हमने निवेदन किया है और मानव अधिकार आयोग में भी हमने इसी की गुहार लगाई है। भिवानी पहुंची कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। पूर्व
पूर्व सीएलपी लीडर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार तमाम मोर्चों पर विफल दिखाई दे रही है। अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए किरण चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि करनाल में जिस तरह से किसानों के ऊपर बर्बरता बरती गई थी वो अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दबाव के बाद अधिकारी का महज तबादला कर सरकार के द्वारा औपचारिकता निभाई गई है, जबकि ऐसे अधिकारियों को न केवल निलंबित किया जाना चाहिए बल्कि कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक होना होगा क्योंकि नेताओं का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अगर मरेगी तो जनता मरेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता नहीं जागी तो इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को कोसा और कहा कि सरकार इन मामलों को लेकर न केवल नाकाम साबित हुई है बल्कि विपक्ष की आवाज़ को भी लगातार दबा दिया जाता है। विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं और अगर विपक्ष के विधायक आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। मेवात के किसानों को बारिश से खासा नुकसान हुआ है। हाल ही में रोपी गई प्याज की फसल बारिश की वजह से उखड़ गई, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ। तो वहीं बारिश से बाजरा और ज्वार की फसल सबसे ज्यादा खराब हुई है, सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, माफ कीजिएगा। प्रदेश में अब चौथी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए जा चुके हैं। बच्चे स्कूलों में पहुंचने भी लगे हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि स्कूलों में अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, पर हम तीसरी लहर के इंतजार में नहीं रह सकते। अगर आगे भी हालात ठीक रहे तो पहली से तीसरी तक के स्कूल भी जल्दी खोल दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने छूट भी दी हुई है, अगर अभिभावक संतुष्ट है तो बच्चों को स्कूल में भेजें। फिलहाल हालात ठीक है, एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठने की इजाजत है। देखिए, स्कूलों का अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले हमने जैसे 9वीं से 12वीं, फिर 6ठी से 8वीं और अभी हमने 4थी से 5वीं के स्कूल खुले, तो कुल मिला के अच्छी संख्या में बच्चे रहे। और ऐसी उम्मीद हमने पहले भी नहीं थी कि 100% बच्चे आएंगे, क्योंकि इसमें हमने छूट भी दी है कि अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। अगर वो लगता है कि उनके मन में कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो ना भी भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं। अच्छी संख्या में बच्चे रहे और कुल मिला के अभी तक स्थिति पूरी तरीके से ठीक तरीके से चल रही है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। उस सारी स्थिति को देखते ही हमने 4थी से 5वीं तक के स्कूल खोले। अगर स्थिति इसी प्रकार से बनी रहती है तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से हम 1ली से 3री तक के जो स्कूल है वो भी खोलने वाले हैं। जिस प्रकार की एक शंका दिखाई जा रही है कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव की बात शंका जाहिर की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा, मैं उसका कोई खंडन नहीं कर रहा कि वो नहीं आएगी, पर मेरा मानना यह है कि हम थर्ड वेव का इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है थर्ड वेव आए भी और हो सकता है थर्ड वेव नहीं भी आए, लेकिन अगर थर्ड वेव की स्थिति कोई देश में उत्पन्न होती है और आती है तो निश्चित तौर से बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। अगर हमें स्कूल बंद करने पड़ेंगे तो निश्चित तौर से हम तुरंत निर्णय लेंगे और स्कूल को भी बंद कर सकते हैं। बच्चों की हेल्थ महत्वपूर्ण है तो निर्णय। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कुरुक्षेत्र जिले के 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। शाहबाद में आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई। हॉकी खिलाड़ियों के सम्मान का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में 3 महिला व 1 पुरुष हॉकी टीम के सदस्य को सम्मानित किया गया। एक समारोह में महिला हॉकी टीम कप्तान दानी रामपाल, नवनीत व नवजोत कौर को 10-10 लाख रुपए, जबकि पुरुष हॉकी टीम के सदस्य सुरेंद्र को 25 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। आयोजकों के मुताबिक खिलाड़ियों को इनाम देने का मकसद अन्य खिलाड़ी प्रोत्साहित हों और वो देश के लिए और अधिक मेडल लेकर आएं। भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान दानी रामपाल ने कहा कि इससे दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा कि हॉकी का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया है और अगले ओलंपिक में प्रयास रहेगा कि देश को मेडल दिलाएं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। नगर परिषद ने सिरसा में हाउस टैक्स अदा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 50 डिफॉल्टर्स को
नोटिस जारी किए गए हैं। इन 50 लोगों पर 2 से 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सरकार ने भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 25% छूट देने की योजना शुरू कर दी है और इस योजना का उद्देश्य नगर की परिषद की आय को बढ़ाना है। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, अगर वो अभी भी टैक्स राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। दूसरे चरण में और लोगों को भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। नगर परिषद की ओर से सभी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनका कितने रुपए का टैक्स बकाया है। साथ ही टैक्स अदा करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। फरीदाबाद में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश में शहर का ड्रेनेज सिस्टम इस कदर फेल हो चुका है कि लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। ज्यादातर सड़कें पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में शहर के लोगों ने जगह जगह बैनर लगाकर जनप्रतिनिधियों पर तंज कसा। शहर के कई चौराहों पर बैनर लगाए गए जिसमें लिखा गया कि धन्यवाद लोकप्रिय सांसद और विधायक, अपने स्मार्ट सिटी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झीलों और गड्ढेदार सड़कों का निर्माण करवाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।